अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप कल शाहीन शाह अफरीदी का इंटरव्यू आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। बट बहुत सारी बातें हैं जो उस इंटरव्यू से भी निकलती हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग पता चलती है हमारे एलीट क्रिकेटर्स की कि क्या वर्कलोड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। खैर, उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहते हुए हमारे प्लेयर्स को वो अंडरस्टैंडिंग दी जाए, वो नर्चरिंग दी जाए। बिकॉज हम्बल बैकग्राउंड से हमारे ये क्रिकेटर्स आते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और ऑब्वियसली अपने सिनेरियो से सीखते हैं। कोई अकेडमी तो इस तरह ऐसी है नहीं या जो उनको ये मेंटल स्ट्रेंथ या ये अंडरस्टैंडिंग दे ऑफ थिंग्स अराउंड क्रिकेट, नॉट जस्ट इन क्रिकेट। सो उस हवाले से तो बात होगी। साथ साथ चैंपियंस कप की बात कर लें। सो चैंपियंस कप खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतना शोर पन्नी में रैप होके ये आ रहा है हमारा एलीट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एंड देन अचानक से आता है जी स्क्वाड सामने। इंग्लैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान होता है और प्लेऑफ्स के दौरान मेन प्लेयर्स को कहा जाता है कि आप लोग बाहर आ जाइए और चैंपियंस कप में आप हिस्सेदार नहीं होंगे। अब वो मारखोर टीम जो कि टॉप ऑफ द टेबल जो है वो लीग में फिनिश करती है, उसके ना कप्तान इस वक्त यहाँ पे हैं, ना कोच यहाँ पे हैं, मेंटोर यहाँ पे हैं। बिकॉज मिसबाह उल हक जो हैं वो अपनी प्रायर कमिटमेंट की वजह से यूएस में मौजूद हैं बिकॉज ऑफ हिज हॉस्पिटल वो जो फंड्स की पूरा सिलसिला एक चल रहा है, उस सिलसिले में वो यूएस में मौजूद है। मोहम्मद रिजवान स्क्वाड के लिए अब वो रेस्ट का टाइम दिया जा रहा है कि नहीं जी, एक हफ्ते का रेस्ट इन लड़कों को मिल जाए एंड देन वो मुल्तान में 30 तारीख को कैंप में ज्वाइन करेंगे। सो कहाँ गया वो चैम्पियंस कप, कहाँ गए वो बुलंद दावे जिस पे कहा गया था चैम्पियंस कप के ये परफॉर्मर्स, वो परफॉर्मर्स बिल्कुल जो है जो नॉन परफॉर्मर्स होंगे उनको लीवे नहीं दिया जाएगा। कामरान गुलाम को आप स्क्वाड से निकालते हैं, उनको कहते हैं आप खेलते रहिए क्योंकि आप स्क्वाड में नहीं हैं और आप बांग्लादेश के स्क्वाड में ज़रूर थे, मगर अभी इस वक्त आप चैंपियंस कप खेलते रहिए। मोहम्मद अली जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, जो फास्ट बॉलर्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आपको दिखी, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मोहम्मद अली की दिखी, उनको भी कहा जाता है आप चैंपियंस कप खेलें। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। बट व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है वो आपको अपडेट देते चले। सो यस, इंग्लैंड के पहले टेस्ट के खिलाफ जो है वो स्क्वाड का अनाउंस हो गया है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितने ये नाम आपको दिख रहे हैं उन सबको कहा गया कि चैंपियंस कप से अब आप हट जाइए, दूर हट जाइए और रेस्ट करें बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स। पहले टेस्ट के स्क्वाड में शान मसूद, सऊद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। सो जिस तरह आपको मैं बताती चली हूँ कि 30 तारीख को 30th को जो है मुल्तान में ये टीम जमा होगी वापस और वहाँ से जो है वो सिलसिला और सफ़र शुरू करेंगे एंड देन दे विल गेट रेडी फॉर द फर्स्ट टेस्ट वर्सेस इंग्लैंड। मूविंग ऑन फर्दर, बात करें खिलाड़ियों पर भरोसा करना, उनको एतमाद देना बहुत अहम है, जेसन गिलेस्पी का कहना एंड नो टू डाउट्स अबाउट इट। जेसन गिलेस्पी ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में नताइज हमारे हक में नहीं रहे। उन्होंने ये भी बताया कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड को बांग्लादेश सीरीज़ से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रखा है। एक बुरी सीरीज़ के बाद जो है वो कोई फ़ैसला ऐसा नहीं करना चाहिए। पैनिक बटन की जो हम बात करते हैं कि पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए। और प्लेयर्स के वर्कलोड मैनेजमेंट पर कैरी कर्स्टन से भी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि हमारे 11 खिलाड़ियाँ जो हैं वो हर चीज़ से 11 खिलाड़ी जो हैं वो हर चीज़ से बालातर होकर एक स्क्वाड की सोच अपनाएं और उनको ये एक स्क्वाड की सोच अपनानी होगी। सो वर्कलोड और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा एम्फसिस किया कि टीम में से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म किया जाएगा और साथ ही साथ जो है एक यकजा होकर खेलेंगे। बहुत ज़्यादा फोकस है इस बात पे, यूनिटी। क्या सिर्फ बातें करने से, इस तरह कहने से यूनिटी आ जाएगी या और कनेक्शन कैंप तो लगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ क्रिकेटर्स के फ़िटनेस के मसाइल, और जब हम क्रिकेटर्स की फ़िटनेस के मसाइल की मैं आपको बात अपडेट कर ही रही हूँ तो साथ ही साथ आप लोगों को ये भी अपडेट करते चलें कि आने वाला जो अगला वीक होगा उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, किस तरह प्लेयर्स को इंजरी होती है, किस तरह प्लेयर्स जो हैं या तो इंजरी रूटीन, रिहैब रूटीन फॉलो नहीं करते या उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट का मिसहैप होता है, क्या क्या मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते रहे। अगला वीक हम पूरा इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि क्या कर रहे
रहे हैं, जो हमारे मेडिकल पैनल के डॉक्टर्स थे जो पीसीबी से एसोसिएटेड थे, क्या वो गलत थे, या हमारे प्लेयर्स जो हैं वो किसी भी मेडिकल पैनल को या डॉक्टर को इतना एजुकेटेड या इतना जो है वो नहीं समझते इस तरह का कि उनकी बात मानी जाए। इसके हवाले से बहुत डिटेल में अगला हफ्ता हम जो है जोर का जोड़ पे फॉलो करने लगे हैं। बट येस, क्रिकेटर्स की फिटनेस के मसाइल और कंसल्टेंट की तकर्रुरी का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंसल्टेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन की तलाश शुरू कर दी है, जिसके लिए इश्तिहार भी दे दिया गया है। सो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक की सतह पर क्रिकेटर्स की तकलीफ की तशखीस में मसाइल का सामना रहा है और इसलिए अब कंसल्टेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन की तकर्रुरी का फ़ैसला किया गया है, जो क्रिकेटर्स के मसाइल को हर वक्त देखेगा, इलाज करेगा और रिहैब का जिम्मेदार होगा। सो यस, देर आयत दुरुस्त आयत, मगर ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक एथलेटिक बोर्ड की बात करते हैं और वहाँ पे ही एक स्ट्रॉन्ग मेडिकल पैनल ना हो तो फिर कहाँ होना चाहिए। खैर, सो दिस इज़ इट इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, बट फोकसिंग ऑन चैम्पियंस कप एंड देन दिस सीरीज़। मैं सबसे पहले जो है वो खुश आमदीद कहती हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सगीरा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मदद किया। दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स के एनालिस्ट, राइटर शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। भट्टी साहब, सबसे पहले तो चैम्पियंस कप बहुत चर्चा था, बहुत एक वो था कि एक पुरानी चीज़ नई पन्नी में पैक करके हमारे सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी। आप क्या इस पूरे चैम्पियंस कप से व्हाट डू यू एक्सट्रैक्ट? अच्छा सवेरा, चैंपियंस कप पे आने से पहले अगर आपकी इजाजत हो तो आपने अभी जो ये मेडिकल पैनल और कंसल्टेंट की जो बात की, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर बोले तो मैं इसमें थोड़ी सी अपनी इनपुट दे दूं। बिल्कुल। देखें, हमारे यहाँ सिफारिशों की बुनियाद पर या हम ख्याल लोगों को जिस तरह हमारे माशरे में एक माइंडसेट है कि तकर्रुर किया जाता है, हमारे एक बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर थे एहसानुल्लाह जी, उनकी गलत तशखीस हुई, गलत ट्रीटमेंट हुई, गलत सर्जरी हुई और एहसानुल्लाह कहाँ हमें नहीं पता। पिछले दिनों उनके वालिद का बयान आया था जिसपे उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया था, लेकिन अगले चंद घंटों में फिर यकीनी तौर पर पीसीबी की तरफ से प्रेशर पड़ा होगा। एहसानुल्लाह ने कहा कि नहीं जी, मेरा रिहैब हो रहा है और मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। दूसरा, रिसेंटली हमने इसी चैंपियंस कप में देखा कि मोहम्मद हसनैन एक बिल्कुल मुख्तलिफ बॉलर के रूप में नजर आए। फिर जिन लोगों ने यूके में मोहम्मद हसनैन का ट्रीटमेंट किया था, उससे तो यही लगा कि प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट कोचेस की निगरानी में आज मोहम्मद हसनैन को हम मुख्तलिफ बॉलर के रूप में देख रहे हैं। तो ये तो हमारे मेडिकल पैनल की कहानी है। लेकिन चैंपियंस कप यकीनी तौर पर पीसीबी की नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर जो है ना, वो लग रहा है कि कहानी को किसी नए मोड़ की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा हो सकता है कि आगे जाके हम अपनी इस क्रिकेट में बेहतरी देखें, लेकिन अभी तक जितनी हमें थोड़ी बहुत बेहतरी नजर आई, बेहतरी हमें कामरान गुलाम की सूरत में नजर आई। कामरान गुलाम को अब जब मीडिया ने 2 दिन से वाविला मचाया, तो आज पीसीबी ने एज ए रिजर्व प्लेयर पाकिस्तान के स्क्वाड में डाल दिया। फिर जाहिर महमूद सिंध के एक छोटे से शहर दादू से उनका ताल्लुक, उन्होंने कमबैक किया, वो एक अच्छे लेग स्पिनर के तौर पर नजर आए। उसी प्रेस रिलीज में पीसीबी ने उन्हें 16th प्लेयर डिक्लेयर किया है कि उनका प्री टेस्ट होगा मुल्तान में। तो मतलब ये वो प्लेयर थे, या हसनैन को भी ले लें या और भी कुछ यंगस्टर थे कि जिनको ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में होना चाहिए था। देखिए, हमारी क्रिकेट में कहाँ खराबी हो रही है। मेरी आज सुबह जब आपसे बात हो रही थी, मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 2 हफ्ते से दुबई में हूँ और यहाँ जो मेरी जिन दोस्तों से मुलाकात हो रही है, कुछ इंडियन से मुलाकात हुई, तो अब वो इंडियंस भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की तरह ये 2 उन टीमों का नाम लिया जा रहा है जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। उन्होंने कहा कि लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी अब उसी नहज पर पहुंच गई है कि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की तरह बहुत ज्यादा डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास, ठीक है, पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास
अच्छे प्लेयर्स हैं, बेहतर, अच्छे तो नहीं चले, बेहतर प्लेयर्स हमारे पास हैं, लेकिन हम जो सिलेक्शन में ब्लंडर कर रहे हैं वो हमारे इस आज जो हम बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ हार गए, तो देखें जब सजा और जजा का निजाम नहीं रखेंगे, हमारे इदारों में भी होता है ना, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको इदारा जो है वो उस पर सिला देता है, जो अंडर परफॉर्म करता है वो फिर स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हमने अमेरिका में देखा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हिस्ट्री की बदतरीन कारकर्दगी दिखाई, अमेरिका जैसी टीम से हम हार गए, आयरलैंड से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, अभी बांग्लादेश ने हमें हमारे ग्राउंड पर जिस बुरे तरीके से हराया, उसके बाद एक दो प्लेयर्स को तो मैं ये नहीं कहता कि उनके करियर खत्म कर दें, उनको एटलीस्ट रेस्ट दे के कामरान गुलाम जैसे, जाहिद महमूद जैसे, हसनैन जैसे, मेहरान मुमताज या और भी जो भी प्लेयर थे, उनको कुछ तो मौका मिलना चाहिए था ना। अगर हम हार रहे हैं तो फिर नए प्लेयर्स के साथ भी हार रहे हैं, फिर ये बार बार वो ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को आगे लाकर हम अपनी क्रिकेट से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल भट्टी साहब थोड़े से श्रूड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अभी भी आपने जब ये कहा कि जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं आई उनको रेस्ट दिया जाए, हमें मेरा ख्याल से इसमें भी बहुत क्लियर होना पड़ेगा, उनको ड्रॉप किया जाए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। हम रेस्ट और ड्रॉप में वो फर्क ही नहीं डाल सकते कि नहीं जी रेस्ट तो मैंने थोड़ा सा हल्का लफ्ज यूज किया, आपने बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए। देखिए बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट को भी बाबर आजम से बहुत सारी तवक्कुआत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, शाहीन शाह की जो परफॉर्मेंस है, इवन नसीम शाह ने जो परफॉर्मेंस दी या हमारे दूसरे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों ने जो परफॉर्मेंस दी, वो तो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस हमारे स्टार प्लेयर्स देंगे तो फिर अगर हमें हारना है तो फिर कामरान गुलाम और जाहिद महमूद से हार गए। बिल्कुल, मतलब एटलीस्ट शाहनवाज साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, एटलीस्ट कहीं तो कुछ होना कि इन लड़कों के लर्निंग कर्व में कुछ होगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का तो हम ख्वाब छोड़ दें बिकॉज हम बाहर हो गए हैं टेक्निकली उससे। सो अब जो है अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वाड सामने आया है इससे लगता है कि मैनेजमेंट डरी हुई है कि हम फिर से कहीं ना हार जाएं, और अगर इनके साथ भी हार जाएंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए बात ये कि अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो हमारी सिलेक्शन है ना वो मतलब बिल्कुल आज़ादाना नहीं होती। जो हमारे सिलेक्टर्स हैं या जिनको हम ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आपने टीम बनानी है, वो ना जहनी तौर पर आज़ाद होते हैं, ना कलम के तौर पर आज़ाद होते हैं। बट हमारे फॉरेन कोच तो आज़ाद होते हैं, वो क्या, उनको क्या हो जाता है? नहीं, वो भी मेरा ज़ाती ख्याल है ये, आप मुझसे ज़्यादा क्रिकेट को देखती हैं और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत मतलब अभी भी इसमें जो चैम्पियन कप हुआ है इसमें भी आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है और कारकर्दगी है वो बड़ी ऐसी है कि जो नज़दीक होकर आपने सारों को देखा है। सो ये है कि ये ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो कहते हैं कि जी हमने बहुत आज़ाद हैं और ये है वो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के वो ज़ेरे असर होते हैं और असर नज़र आ रहा है यहाँ पर भी कि ये टीम जो बनाई गई है ना इसके अंदर बहुत सारी जो है ख्वाहिशात पूरी की गई हैं, मेरी भी, आपकी भी, किसी और की भी, इस तरह से मिलाकर। लेकिन अगर पूरी ईमानदारी के साथ इस टीम को बनाया जाता तो जैसे माजिद भाई कह रहे हैं ना, तो इसमें से अपना कामरान गुलाम जो थे वो कभी भी बाहर होते नजर नहीं आते थे। उन्होंने 200 किए हैं और बड़े शानदार 100 किए हैं। मोहम्मद अली भी बाहर होते हुए नजर नहीं आते। मोहम्मद अली, मैं इमाम उल हक की भी बात करूंगा, ठीक है या नहीं, कि आपने उसको पहले भी बाहर कर दिया और नतीजा जो था वो भी देख लें। अगर तो आप ये समझते हैं कि तजर्बाकार खिलाड़ी किसी भी वक्त कमबैक कर सकता है तो फिर इमाम उल हक जो था वो भी किसी वक्त कमबैक जो था वो कर सकता था। और जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो दौरे हाजिर का एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं है, 16 इनिंग्स के अंदर अगर उसका एक भी 50 नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें सोचना पड़ेगा, हमें खौफ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जो खौफ हमें तारी है ना कि शायद अगर ये लोग ना खेले तो हमारा पता नहीं क्या। भाई अगर ये खेले हैं तो हमारा हाल क्या हुआ है, वर्ल्ड कप के अंदर ये नहीं थे, ठीक है ना, अभी बांग्लादेश के खिलाफ ये लोग नहीं थे, तो अगर ये थे और उसके बावजूद हम इतना बदतरीन शिकस्त का मतलब हमें सामना करना पड़ा है, तो फिर वाई वो खिलाड़ी के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको ना खिलाने की वजह क्या है? आपने और वो जो मैंने ख्वाहिशात का जिक्र किया है ना, मैं
हमारे पास तो ओपनर थे, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस जो है वो बिलाशुबा के उसमें बड़ा टैलेंट है, लेकिन अगर उसका एक बैड पैच चल रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा, तो भाई जिन्होंने कुछ किया है उनको ही खिला लो यार। बिल्कुल, एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए ना हमारे पास, वो नहीं है। हम एक ऐसे खिलाड़ी को कि जो वनडे और अपना T20 का आजमूदा खिलाड़ी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टेस्ट मैच का बड़ा प्लेयर बन जाए। भाई हुरेरा का क्या कसूर है? ठीक है ना, अगर उसने डोमेस्टिक के अंदर बहुत रन किए हैं, उसने 100 भी किया, 200 भी किया, 300 भी किया, तो उसका क्या कसूर है कि आप उसको खिला ही नहीं रहे? भाई खिला तो दें यार, बिल्कुल, पता तो चले ना, पता तो चले कि वो कितने पानी में है। ये तो जो लोगों की जबानें वो तो बंद होना कि हाँ भाई हमने तो देखे चांस दिया था, नहीं हुआ। तो असल चीज ये है कि अभी भी जो टीम की सिलेक्शन हुई है ना, ये वही सब हारे हुए जुआरी हैं जो इस टीम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है ना, ये सब वो हारे हुए घोड़े हैं कि जिनको बांग्लादेश ने हरा दिया, जो वर्ल्ड के अंदर अमेरिका से हार गए, जो जनाब अली आयरलैंड से हार गए, जो अफगानिस्तान से हार गए, ये सारे वही खिलाड़ी हैं। इनके अंदर सिर्फ एक नुमान का ही इजाफा किया ना आपने। बिल्कुल ठीक है ना, वो भी माशाल्लाह। और जब नुमान का बांग्लादेश के अगेंस्ट, भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, नहीं किया था इजाफा, तो उस वक्त उन्होंने कहा था नहीं जी वो तो 37 साल के हैं, वो तो अब हमारे प्लान्स में ही नहीं आएंगे, उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई, तो वो कागज पर हैं, 38 के वो हो जाएंगे अभी ड्यूरिंग द सीरीज। सो भट्टी साहब, एक चीज जो हम वक्तन फवक्तन बात करते हैं और कहते हैं, मीडिया पे बहुत दफा रेगुलरिटी में इस बारे में बात हुई है, फॉर्मेट बेस्ड सिलेक्शन क्यों नहीं होती? हम क्यों साइम अय्यूब को लगे हुए हैं कि साइम अय्यूब को हम लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर बना दें? अगर तो वो वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा खेल रहा है तो लेट हिम बी देयर, और जो रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा खेल रहा है उस लड़के को मौका भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी है। जी भट्टी साहब। जी 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 सर, मेरा सवाल आपको सुनाई दिया? नहीं, अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि हम क्यों फॉर्मेट बेस सिलेक्शन करना शुरू क्यों नहीं करते? हम प्लेयर्स को फॉर्मेट टू फॉर्मेट वाइज, अगर हमें ये पता है कि साइम जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं, सो उनको वाइट बॉल क्रिकेट में फ्लरिश करते रहना चाहिए, और जो रेड बॉल में अच्छा खेल रहा है वो रेड बॉल में खेले, मौका भी मिल जाएगा सारे प्लेयर्स को। ये जो बहस मुबाहिसा है कि कौन बैठा रह जाएगा कौन नहीं बैठा रह जाएगा, सबको मौका भी मिलेगा, और आप एक फोकस तोड़ेंगे नहीं फिर किसी प्लेयर का। देखिए सवेरा, बांग्लादेश की जो सीरीज थी, मेरे ख्याल में उस वक्त इन फॉर्म जो ओपनर थे वो मोहम्मद हुरैरा थे, जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से स्कोर कर रहे थे, और जब पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश की पाकिस्तान में सीरीज हुई उसमें भी हुरैरा ने स्कोर किया, लेकिन हमने हुरैरा को नजरअंदाज किया। अब मसला ये है कि सिलेक्शन कमेटी का जो हमने इस वक्त फॉर्मेट बनाया है, एक तो हमारे क्रिकेट का अलमिया ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी से सिलेक्शन कमेटी बना देता है। आपको याद होगा एहसान मानी और वसीम खान के दौर में उन्होंने कहा था कि जी जो 5 रीजन के कोचेस हैं वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। लेकिन आज हम देखें एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को हम एज ए हेड कोच देख रहे हैं, और बाकी 2 सिलेक्टर, एक पाकिस्तान के कप्तान हैं, एक अपने पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, उसके अलावा एनालिस्ट हैं। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी में ऐसे लोग होने चाहिए। राणा साहब जो बात कर रहे हैं ना, यही पाकिस्तान क्रिकेट का जो अलमिया है कि हमें सिलेक्शन कमेटी में ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो बोल्ड डिसीजन ले सके, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो अंग्रेजी में एक लफ्ज बार बार यूज होता है, कि वाकई जो इस काबिल है कि अच्छे लोगों को परख सके, अच्छे लोगों को ला सके। अब मेरा भी ये ख्याल था जो राणा साहब ने फरमाया कि इमामुल हक, अगर जब आपका अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में नहीं था, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो इमामुल हक को एक चांस दे के देख लेते। एकदम से आपने तकरीबन वही टीम रिटेन कर दिया। सवेरा मुझे इनका क्या माइंडसेट नजर आ रहा है इस टेस्ट मैच में, जिस तरह आज जाहिद महमूद को भी 16वें प्लेयर के ऐसे से डाला। अब ये बनाएंगे स्पिन ट्रैक, क्योंकि हमारे पास अबरार मौजूद है, नुमान अली को इन्होंने डाला है, आपने साइम अय्यूब का जिक्र किया, वो भी स्पिन करवाते हैं, और सलमान अली आगा भी ये स्पिन, सलमान अली आगा, तो स्पिन ट्रैक बना तो लेंगे। नुमान अली, राणा साहब मैंने उनका नाम लिया, नुमान अली भी हमारे पास हैं, तो हमारे बैट्समैनों का क्या होगा? असल मसला तो देखें, हमें जो लेट डाउन किया बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज में,
वो तो हमारे बैट्समैनों ने लेट डाउन किया कि हमारे बैट्समैन बांग्लादेश की बॉलिंग के खिलाफ होम ग्राउंड पर छोटे छोटे स्कोर्स पर आउट होते रहे। तो मेरा ख्याल में हम वो प्लानिंग करें जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाए। देखें, मुझे मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन पीसीबी के वो अफसरान जो माजी में रमीज राजा के साथ भी थे, नजम सिटी के साथ भी थे, ज़का अशरफ के साथ भी थे, आज मोहसिन नकवी साहब के साथ भी हैं, शायद वो उनको ठीक ब्रीफ नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं कि जी ये चैंपियंस कप गेम चेंजर होगा। गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इसके लिए अब हमें टाइम चाहिए। ओवरनाइट कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम बटन दबाएंगे और हमारे पास एकदम प्लेयर्स की फैक्ट्री बन जाएगी। तो इसके लिए टाइम देना होगा, लेकिन जो अच्छे लड़के हैं जिनमें स्पार्क है उनको जरूर हमें शामिल करना पड़ेगा। चाहे वो बाबर आजम हो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो बाबर आजम को ड्रॉप करें, अब्दुल्ला शफीक से अच्छा स्कोर नहीं हो रहा तो अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट दें, लेकिन बार बार उन प्लेयर्स पर इन्हिसार करना और जो लड़के मेहनत कर रहे हैं पूरी सीजन में, गर्मियों में धूप के अंदर अपना रंग भी काला कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के बावजूद उनको मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, तो फिर वो लड़के भी मायूस हो जाएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अदाओं पर भी नजरसानी करने की बहुत जरूरत है भट्टी साहब। और मतलब एक क्लियर मैसेज इस बात का होना चाहिए। देखिए, ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को इंसल्ट कर रहे हैं या किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, आप हंगर बढ़ा रहे हैं। इन प्लेयर्स का हंगर कम होता हुआ दिख रहा है। आप जब टीम से दूर होते हैं, जब आप बेंच पे बैठे होते हैं, जब आप टीवी पे बैठे हुए मैचेस देख रहे होते हैं, आपका हंगर बढ़ता है कि मैं इस जगह होता तो मैं क्या करता। वो हंगर खत्म कर दिया हमने इन लड़कों का, बिकॉज इनको पता है हम डेफिनेट चॉइसेस हैं। बट आपने चीफ सिलेक्टर का कहा और सिलेक्शन कमेटी का कहा। भट्टी साहब, यस, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मगर इंजमामुल हक साहब से बड़ा नाम कौन सा होगा। बट उनके दौर में भी बहुत सारी ऐसी सिलेक्शंस हुई जिस पे बड़े सवालिया निशान थे। हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with शाहनवाज राणा साहब and अब्दुल माजिद भट्टी। और भट्टी साहब से मैं ब्रेक पे जाने से पहले राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात हो रही थी, सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही है जी, कौन सिलेक्टर होने चाहिए, हु इज़ एक्चुअली द राइट मैन एंड हु विल डिसाइड हु इज़ द राइट मैन। सो ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब एक मैं सवाल आपकी तरफ जो है वो डाल कर गई थी कि इंजमामुल हक साहब अभी रिसेंट टाइम्स में ज़का अशरफ साहब के टाइम पे जो है वो चीफ सिलेक्टर रहे, मगर तब भी बहुत सारी सिलेक्शन के ऊपर बातें हुई। अबरार को सिर्फ रिजर्व में रखना और ना खिलाना ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप वाज समथिंग जो कि इंजमामुल हक साहब के हिस्से में आया। तो इतने हमारे बड़े बड़े नाम हैं, अगर वो भी सिलेक्शन में ये भूल चूक करते हैं तो फिर हु इज़ द राइट मैन? देखिए सवेरा, ये भी हमारे क्रिकेट में एक अनफॉर्चुनेट है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, पता नहीं उसके पीछे क्या कहानी होती है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन दो नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा, एक शाहिद खान आफरीदी का, इसलिए नहीं कि वो आपके चैनल पे आते हैं, आपको पता है कि शाहिद से जो मेरा ताल्लुक है, और शाहिद ने थोड़े अरसे जो सिलेक्शन कमेटी में रहे, उन्होंने जिस तरह मीर हमजा टाइप के प्लेयरों को मौका दिया, सरफराज अहमद का कमबैक करवाया, तो शाहिद आफरीदी जैसे हमें बोल्ड लोग चाहिए, या मोहम्मद वसीम जो जब चीफ सेलेक्टर थे, हालांकि मोहम्मद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम नहीं है, अगर इंजमामुल हक या मोहम्मद यूसुफ या असद शफीक से हम उनको कंपेयर करें, लेकिन मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम का होमवर्क दीगर चीफ सेलेक्टर्स के मुकाबले में बेहतर होमवर्क था। उन्होंने बेहतर टीमें सिलेक्ट की और उनकी टीमों ने बेहतर रिजल्ट दिए। तो हमें इस तरह के लोग लाने चाहिए जिनके क्रिकेटिंग ब्रेन हो, जो वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हो। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक हमारे दोस्त हैं, लेकिन अभी तक जितनी उन्होंने टीमें सिलेक्ट की हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो टीमें इस काबिल नहीं थी, उनसे बेहतर वो टीमें सिलेक्ट कर सकते थे। आज आप नुमान अली को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो मेरा सवाल है कि आपने बांग्लादेश के खिलाफ उनको क्यों ड्रॉप किया? कामरान गुलाम ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस चैंपियंस कप में, हालांकि वनडे टूर्नामेंट है, तो आपने उनको टेस्ट टीम में
आज जब मीडिया ने 2 दिन शोर मचाया तो आज उनको सिलेक्ट किया है। बट साहब वो कहाँ सिलेक्ट करते हैं? वो तो कहते हैं हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे तो बात ही नहीं हुई। जब परफॉर्मेंस बुरी हो जाती है तो ये जो जवाब एक आया था मोहम्मद यूसुफ साहब के तरफ से या असद शफीक की तरफ से कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया था, तो आप उस वक्त अगर अपनी जॉब पे खामोश बैठे थे तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब सिलेक्शन कमेटी डिसॉल्व की गई थी, जब वहाब रियाज को हटाया गया था, तो साथ साथ सबको हटाना चाहिए था। क्योंकि अगर आप अपनी पोजीशन पे बैठ के और अपनी पोजीशन पे पूरी बात कर ही नहीं रहे हैं तो फिर आप क्यों हैं उस पोजीशन पे? देखें, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को अब हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि जून में जो कुछ हुआ T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अदरवाइज अगर हटाना था तो फिर चारों सेलेक्टर्स को हटाते। लेकिन मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक अगर उनकी मर्जी से टीमें सिलेक्ट नहीं हो रही तो भाई आप इतने बड़े नाम है, आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है, आप रिजाइन कर जाए ना, आप क्यों सिलेक्शन कमेटी में रुके हुए हैं? लेकिन जब आप अंदर रहेंगे, सिलेक्शन कमेटी की जो शीट है टीम सिलेक्शन की, उस पर आपके सिग्नेचर होंगे, तो आप भी उतने जिम्मेदार हैं जितने शान मसूद हैं, और जैसन गिलेस्पी भी उतने जिम्मेदार हैं जितने असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ हैं। तो अगर आप अंदर रहेंगे, पीसीबी से इतने मरात लेंगे, इतनी भारी भारी सैलरीज लेंगे, तो फिर आपको जवाबदेह तो होना पड़ेगा। कौम का पैसा है, अगर पैसा गलत तरफ जा रहा है और आप डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर किसी और को लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है फिर जब आप एक जगह पे हैं शाहनवाज साहब, तो जवाब देना आपको, या तो आप वो जॉब करें या फिर आप अपन बचा के और आप साइड पे हट जाएं। मेरे ख्याल से अभी जो वकार यूनुस साहब एज एडवाइज़र जिन्होंने ज्वाइन इन किया था पीसीबी, और उनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं जी इससे ज़्यादा ना मुझसे काम करवाया जा रहा है ना कुछ, तो मैं अपने आप को दूर कर लूँ उस चीज़ से, दो कि वो मेंटोर की तरह एक टीम के साथ ज़रूर अटैच हो गए। बट शाहनवाज साहब, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, फिटनेस की बात कर रहे थे, मोहम्मद हसनैन की बात कर रहे थे। मोहम्मद हसनैन एक वो प्लेयर जो कि हमारी डोमेस्टिक लगातार खेल रहा था, मगर वो रिपोर्ट होता है जाके BBL में। रिपोर्ट होने के बाद एक बॉलर जब वापस आता है तो उसका ग्रिप और उसकी वो वैसा नहीं रहता जैसा वो होता है, क्योंकि वो इतने अरसे से उसी तरह खेल रहा था। बट हसनैन ने पर्सनली UK जाके खुद फास्ट बॉलिंग कोचेस के अंदर खुद को ट्रेन किया और ख़ुद को बेहतर किया, और वो आउटशाइन करता हुआ आपको चैंपियंस कप में दिखा। हम रिवॉर्ड सिस्टम की बात करते हैं, रिवॉर्ड ये है हसनैन का कि चैंपियंस कप तक ही रहो तुम और वही खेलते रहो। देखिए ना, ये भी बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि हम अपने कंसल्टेंट को और अपने डॉक्टर्स को बड़े अच्छे पैसे देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे खिलाड़ी जो हैं उनसे तो ठीक ना हो, वो प्राइवेट खुद जाकर पैसे खर्च करके दुबई के अंदर अपने आप को फिट कर लें। और अब जिस तरह से मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, और नाम का ही एक टूर्नामेंट है, पता ही नहीं चल रहा कि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसका इतना शोर मचाया गया था, उसमें अगर कोई बहुत अच्छी हमें फास्ट बॉलिंग जो नज़र आ रही है, देखने में आ रही है, उसके अंदर हसनैन का नाम शामिल है कि वो कितना अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो टीम में आते हैं या नहीं आते हैं पता नहीं, उनकी शायद ग्रुपिंग अच्छी नहीं है, किसी के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, कोई पर्ची उनके पीछे नहीं है, सो वो टीम के अंदर नहीं है। अदरवाइज ये कि अगर तो इस टूर्नामेंट को, जिसके लिए ये कहा गया कि ये तैयारी का हिस्सा है उसका, कि जो इंग्लैंड के खिलाफ जो है हमने टेस्ट मैच की सीरीज जो है वो खेलनी है, इसमें से भी हमने कुछ लेने हैं, तो भाई तो फिर उसको लेना चाहिए था, कामरान गुलाम को लेना चाहिए था। लेकिन टीम वही है कि जो थी, उसमें कोई तब्दीली और कोई कुछ नहीं है। हम मशवरे करते भी हैं अपनी क्रिकेट को बहाली के, क्रिकेट को बेहतर करने के, तो उन लोगों से करते हैं कि जो क्रिकेट की तबाही का बाइस बने हुए हैं। अभी जो वो कनेक्शन कैंप जो लगा है, आप उसके अंदर देखें किन लोगों को बिठाया गया, उन लोगों को बिठाया गया कि जो वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें जिल्लत आमेज शिकस्त का सबब बनते रहे। वो किसका कनेक्शन था? बेसिकली प्लेयर्स का आपस में कनेक्शन था या प्लेयर्स का बोर्ड से कनेक्शन? पता नहीं जी वो किसका कनेक्शन था। मेरा ख्याल है कि बस एक अच्छी सी जगह जी, वो आप तो अमेरिका में थी, वो जो डिसकनेक्शन हुआ ना प्लेयर्स का, तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई। भट्टी साहब, इतने रश में इतने लोग जमा थे, इतने लोगों के सामने कैसे कोई अपना दिल खोल के एक दूसरे की बुराइयां करेगा कि तुमने ऐसा कर दिया या तुमने ऐसा कर दिया? वहां तो एक जमले गफीर था। एलीट प्लेयर्स को उसमें शामिल किया गया, जिनमें आपके साइम अय्यूब एलीट प्लेयर कब से हो गए जो शामिल थे? वो भी शामिल थे उसके अंदर। सऊद शकील, सलमान अली आगा, ये कहां के एलीट प्लेयर हैं सर? जी बिल्कुल, ये मतलब ये सवाल है ना। और देखिए, जो सबसे अफसोसनाक चीज है, जब पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर कह रहे हैं कि लैक ऑफ यूनिटी
और दुनिया भर के बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, न्यूज चैनल, अखबारात ने कनेक्शन कैंप की जो स्टोरी चलाई वो पाकिस्तान टीम की यूनिटी के हवाले से चलाई। बैड हेडलाइंस। और अब जो सवेरा कल नई कहानी एक और आई है। एक तो पीसीबी ने प्लेयर्स के साथ शिकवे किए, फिर प्लेयर्स ने जो पीसीबी के साथ शिकवे किए। फखर जमान की एक छोटी सी स्टोरी में आपको बता दूं, फखर जमान बहुत ज्यादा उस मीटिंग में पीसीबी के जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है, उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, उनके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी मैं वेस्ट इंडीज में मुझे एनओसी दिया गया कैरेबियन लीग के लिए, मैंने 1 या 2 मैच खेले थे कि मुझे मेल आ गई कि भाई आप वापस आए। उन्होंने 30 घंटे की फ्लाइट के बाद जब पाकिस्तान पहुंचा हूं, अभी मेरा जेट लैग खत्म नहीं हुआ, मुझे कहने लगे कि आज आपको फिटनेस टेस्ट देना है। उन्होंने कहा भाई हम इंसान हैं, हमारी भी तो थोड़े सेहत का ख्याल रखा जाए कि इतना लंबा सफर करके। और 3 पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर थे सवेरा जो जून में T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, आजम खान, मोहम्मद आमिर और तीसरे इमाद वसीम। अब वो कहते हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, हमने पाकिस्तान क्रिकेट ने जो हमारे साथ सलूक किया है, हमने पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं है, लिहाजा हमें आप फिटनेस कैंप के लिए बुलाए या टूर्नामेंट के बुलाए, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। तो पाकिस्तान में जब आप प्लेयरों को भी दिल बर्दाश्त कर देंगे, देखिए आज जो क्रिकेट बोर्ड 14 अरब रुपए की लागत से इतना बड़ा रेनोवेशन वर्क कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, ये पैसा तो सारा प्लेयर्स की वजह से आया ना। प्लेयर्स की अगर खामी है, अगर किसी कोई इनडिसिप्लिन है तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन प्लेयर्स के साथ जिस तरह के एनओसी के चक्कर में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लेयर्स के साथ पीसीबी के अफसरान का जो ट्रीटमेंट है। और मोहसिन नकवी साहब ने उस मीटिंग में वो भी वीडियो लिंक पर आया, उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता था कि ये मसाइल हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि प्लेयर्स के मसाइल भी देखें और प्लेयर की तरफ से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन पर भी तवज्जो दी जाए। वो सर्जरी जो रुकी हुई है, अब मरीज मेरा ख्याल वेंटिलेटर पर जा रहा है, लिहाजा उससे पहले सर्जरी कर दें। भट्टी साहब उस सर्जरी से पहले मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर्जरी होनी चाहिए। जो आपने नाम कहे कि जो लोग एहसान मानी साहब के टाइम से लेके रमीज राजा के टाइम पे, ज़का अशरफ साहब के टाइम पे और फिर अभी मोहसिन नकवी साहब के टाइम पे हैं, वो भी तो इतने टाइम से हैं। अगर वो एक गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, तो सबसे पहले तो शायद सर्जरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं वहां होनी चाहिए। तो सवेरा प्लेयर्स ने कहा ना चेयरमैन साहब को कि सर आप हमारी सर्जरी की तो बात कर रहे हैं, आपके हेडक्वार्टर में भी सर्जरी की जरूरत है, तो बिल्कुल होनी चाहिए। देखें जब हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब टीम की बात करते हैं, सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं, यही फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर पर भी अप्लाई होता है कि हमारे पास आज जो पीसीबी में चंद एक के अलावा जो अफसरान हैं वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट को जहां लेके जा रहे हैं, वो तो फिर हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे ही जा रही है, बेहतरी की तो हमें कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी का तो ये है अपना हाल के वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हो, ये लोग सब ताकतवर लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट को कोई नहीं नीचा दिखा सकता। और ये तो चेयरमैन पीसीबी हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये तो वजीर आला के और वजीर आजम के भी कब्जे में नहीं आते, वो अपनी चला रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पीसीबी के चेयरमैन जो हैं ब्यूरोक्रेट्स के सामने क्या बेचते हैं भाई, कुछ भी नहीं होता। असल चीज़ तो ये है कि वही लोग के जो पिछले एक अरसे के साथ जो है वो बोर्ड के साथ चिमटे हुए हैं, बड़ी बड़ी वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, उनको हटाने की किसी में हिम्मत नहीं है। और जहाँ तक ये दावा था कि जी वर्ल्ड कप के बाद और इस टूर के बाद एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी, न जाने कितने मरीज जो हैं वो जो है उनको लिटा दिया जाएगा और उनके ऑपरेशन होंगे, ये होगा। भाई कौन सा हुआ, क्या हुआ? ये वही थे, मैं बता रहा हूं कराया था। फिर मैं वो कहूंगा कि इस कनेक्शन कैंप के अंदर वही मरीज मौजूद थे जिनकी सर्जरी की दावे किए जा रहे थे, ठीक है ना। उन्हीं से मशवरा लिया जा रहा था कि बताइए करें तो हम क्या करें। तो जहां सूरत हाल ऐसी होगी वहां फिर कोई बहुत बड़ा मतलब कोई अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अगर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ये है कि वो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, ये वाला काम है। बिल्कुल क्या होगा जी। सवेरा आप भी लाहौर में हैं और शाहनवाज राणा भी साहब भी लाहौर में हैं जी। तो मेरी तो आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि ये पीसीबी की जिस ब्यूरोक्रेसी की हम और आप बात कर रहे हैं,
इनके आप कनेक्शन तो देखें कि ये कहां से सियासी और बासर तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इनको हटाना आसान नहीं है। अपना माजिद भाई, अगर हमारा चेयरमैन सियासी तौर के ऊपर आता है, मतलब जिस अपना पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसी का चेयरमैन होता है, तो फिर ब्यूरोक्रेसी के भी अगर जो कनेक्शन है वो मुख्तलिफ लोगों से जुड़े हुए हैं, तो ये तो फिर एक बड़ी सीधी सी बात है ना। बट भट्टी साहब देखें, जो जिस तरह का मोहसिन नकवी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जब जिस वक्त वो आए थे एज चेयरमैन, तो एटलीस्ट मुझे तो उम्मीद थी कि हमारे पास कोई हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही होना चाहिए जिससे एटलीस्ट आपके जो अंडर लोग हैं वो डरे कि कल नहीं करना काम आज करना। ही इज बीन फेमस फॉर दैट कि नहीं जी फौरन करो, अभी कल की क्या बात है, आज करो। वो आज करना एक बिल्कुल इंप्रेशन है। जहाँ गद्दाफी स्टेडियम हमें अभी टूटा हुआ दिख रहा है, बहुत सारे चेयरमैन आए, बहुत सारे चेयरमैन ने बातें की, कब से हमें चैंपियंस ट्रॉफी के राइट मिले हुए, एटलीस्ट उन्होंने वो बिल्डिंग गिरा दी कि अब गिरेगा तो काम तो होगा, वेदर उसका जो भी साइड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट्स हो, काम तो होगा। बट द एडवाइजर दैट ही हैज, मतलब अगर एक प्लेयर बांग्लादेश सीरीज से ड्रॉप होता है, इमामुल हक ड्रॉप होते हैं, ये जो हम सिलेक्शन कमेटी की बात करें, सिलेक्टर्स के बजाय जो नॉन सिलेक्टिंग राइट वाला एक बंदा जो सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है, वो कॉल करके उसको बता रहे हैं कि आप ड्रॉप हो गए, तो मतलब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे तो शक नहीं है, बेहतरी करना चाहते हैं, तो भाई काम भी तो हो। ओवर ऑक्यूपाइड है ना, उनका ज्यादा टाइम तो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके सिलसिले में इस्लामाबाद में गुजरता है, या वो कभी कराची होते हैं, कभी मुल्क के दूसरे सूबों में होते हैं, तो एक तो ओवर ऑक्यूपाइड है। लेकिन जो उन्होंने अपनी टीम रखी हुई है, मेरे ख्याल में, मैं पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को अपनी मैनेजमेंट टीम पर नजरसानी करना चाहिए। प्लेयर्स की भी उन्होंने सुन ली, प्लेयर्स के खिलाफ जो रिपोर्ट्स आई वो भी उन्होंने देख ली। अब वो खुद भी तो किसी कंक्लूजन पर पहुंचे ना। बिल्कुल, अगर अच्छा करना चाह रहे हैं तो फिर उन्हें अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। चले इंग्लैंड के 3 टेस्ट गुजार लें, उसके बाद ले लें, क्योंकि क्रिकेट तो सारा साल चलती रहती है। अगर आप एक के बाद दूसरी सीरीज का इंतजार करेंगे फिर तो फैसले नहीं हम कर सकते। बट आप एक्सपेक्ट क्या करें इस सीरीज में? क्या ऐसा हम पहले से ही मान लें कि नहीं जी ये टीम बिल्कुल इंग्लैंड के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी जो टीम बांग्लादेश के सामने नहीं खड़ी हुई, या फिर मुल्तान में डिफरेंट कंडीशंस, अभी पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो मुल्तान में खेल रही थी और जिस तरह की वहाँ परफॉर्मेंसेज रहीं, क्या कुछ डिफरेंस हम देख रहे हैं, एक्सपेक्ट करें, या जो सब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा ही होगा तो वैसा ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए सवेरा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और सऊद शकील जी, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मेन प्लेयर होंगे इस सीरीज में। लेकिन मुझे इसके बावजूद कि ये हमारे सारे स्टार प्लेयर इस 15-16 रुपये स्क्वाड में मौजूद हैं, मुझे बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम से तवक्को नहीं है। मेरे ख्याल में दुआओं की भी जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ दवा की भी जरूरत है। बल्कि दवा भी अब शायद काम ना करे। अब तो मेजर सर्जरी का जो लफ्ज मोहसिन नकवी साहब ने यूज किया था, अब उस मेजर सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, सर्जरी तो खैर मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी का कहा, फिर उन्होंने कहा हमारे पास तो अवेलेबल ही नहीं है लोग, सर्जरी क्या करेंगे? तो बहुत सारे यूटर्न्स जैसे आए हैं। सर्जरी का वक्त तो गुजर गया, अब तो इम्तिहान का वक्त है। कि चले बांग्लादेश से तो हम हार गए, ठीक है ना, और अब जो टीम हमारे सामने खड़ी है वो बांग्लादेश नहीं है, ठीक है। अगर तो ये जहन में ये रखते हैं कि हम अबरार को, भाई अबरार तो आपने ही खबर जो थी ये ब्रेक भी की थी और बताया भी था कि अबरार ने तो कहा था मैं टेस्ट मैच खेलना ही नहीं चाहता। नहीं, मैंने नहीं, आलिया रशीद साहिबा ने हमारे शो में बिल्कुल आलिया रशीद साहिबा जो कि लेकिन उन्होंने कहा था ना, सवेरा अबरार की जो खुसूसियत है, सुनने में आया कि वो चाय बहुत अच्छी बनाते, बस वो चाय के लिए लगे हुए हैं, ठीक है ना, चाय पीते रहे। कोई और जॉब दे दें अगर वो ये नहीं करना चाहते। तो ये कहा जा रहा है कि जी वो हम जो अब मुल्तान का जो ट्रैक होगा वो स्पिन ट्रैक होगा, क्योंकि हमने नुमान को भी रख लिया है, हमारे पास साइम अयूब भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेता है, अबरार भी मौजूद है, सलमान आगा जो है वो भी बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर हैं। भाई उनके पास जो 3 ऑफ स्पिनर जो स्पिनर्स आ रहे हैं उनका भी सोचें कि वो हमसे कहीं हमारे बैटर्स कैसे खड़े होंगे, हमारे बैटर्स उनके सामने कैसे खड़े होंगे। बिल्कुल, और वो एक उस स्पिनर को भी लेकर आ गए हैं कि जो पिछले कई सालों से टीम से बाहर था जी, ठीक है ना, और अब वो आगे हैं।
और हमें उनका भी तो सोचना है ना। अगर आप स्पिन ट्रैक बना लेते हैं तो आप तो खुद फंस जाते हैं, फिर वो हमारे बैटर जो है वो उनका मुकाबला कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप फास्ट बॉलिंग, अगर आप तेज वो बनाते हैं ट्रैक, तो हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनकी कारकर्दगी देख लें आप क्या है। कई जो अंदर की बातें हैं ना, जो लोग कहते हैं नहीं बरबरा उसका इजहार करते कि हमारे खास जो कई बॉलर्स हैं जो इसमें टीम में सिलेक्ट हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे फिट भी नहीं है, उनके बड़े मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ हवालों से। तो अब तो ये सोचना है कि इम्तहान असल में अब होगा हमारी बैटिंग का जी, कि बैटिंग कैसे स्टैंड अप करती है। हाँ, अगर तो बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा हिम्मत का मुजाहरा कर गए और कुछ ऐसा कुछ कर गए कि हमारे फास्ट बॉलर के लिए या हमारे बॉलर्स के लिए ऐसा मौका हो कि वो किसी तरह से भी कमबैक जो है वो कर सकते हैं, तो ये इम्तिहान है। राणा साहब जी जी, इनकार नहीं समझे। भट्टी साहब, ऐसे मुल्तान की कंडीशंस की बात करें तो उस दिन तौसीफ अहमद साहब यहाँ पे मौजूद थे हमारे पास, और वो कहने लगे टोनी हेमिंग्स के साथ उनका पहले जब हम यूएई में खेलते थे तो उस वक्त उनका इंटरैक्शन हुआ है, और टोनी हेमिंग्स अपनी मर्जी की पिच बना के तैयार करते हैं। अगर उनको बहुत फोर्स किया जाता है किसी कंडीशन को तो वो कहते हैं कि इतना मैनूवर ना करें इस पिच को कि आपको खुद भी समझना है कि ये पिच क्या करेगी। मुल्तान की कंडीशंस के हवाले से क्या लगता है आपको? देखिए, मुल्तान में स्पिन ट्रैक तो बन सकता है, और आपको पता है कि अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, और अगर ये ड्राई पिच बना दें, जो ब्रेक करना, जब पिच टूटना शुरू हो जाएगी उसके बाद तो गेंद ब्रेक होगा। लेकिन असल मसला ये है कि इंग्लैंड को अगर हम 200 सवा 200 पर भी आउट कर लें, क्या हमारे बैट्समैन हमें 200 सवा 200 करके देंगे? ये सारा मेरा ख्याल में दारोमदार जो है वो हमारे बैट्समैनों पर है। राणा साहब ने अभी इंग्लैंड के स्पिनर्स की बात की, उनके फास्ट बॉलर्स तो आप देखें, मार्क वुड जो है वो तो 150 प्लस पे गेंद करवाते हैं, तो हमारे बैट्समैनों को तो संभलने का मौका ही नहीं है। तो मेरा ख्याल में हमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी होगी एज ए पाकिस्तानी, और एज ए पाकिस्तानी फैन मेरी यही दुआ है कि मेरी टीम जीते, क्योंकि हम भी अगर डायरेक्ट क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्टेक हमारा भी बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, एंड बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज राणा साहब, एंड डेफिनेटली बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेंगे तभी इंग्लैंड को ये चैलेंज दे सकते हैं। ऑब्वियसली चाहे हम पीसीबी के एम्प्लॉय नहीं हैं, मगर पाकिस्तान की टीम के साथ हमारा दिल धड़कता है, एंड हम सब चाहते हैं कि टीम पाकिस्तान जीते। विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।